जो साइज या रेडियस की बात कर रहे थे हम लोग, उसमें हमने तुम लोगों को बताया था लेंथेनाइड, एक्टिनाइड और डीकॉन्स्ट्रिक्शन। तो इनमें जो साइज होता है जैसे सीजियम और फ्रेंसियम, इनका साइज ऑलमोस्ट क्या रहता है, इक्वल। उसी तरह लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, इनका भी साइज क्या रहता है, ऑलमोस्ट इक्वल। उसके साथ साथ हमने तुम लोगों को क्या बताया था, एल्यूमिनियम, गैलियम, इनका भी साइज क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट इक्वल। उसके बाद क्या क्या बताए थे, एक तो तुम्हारा लेड और इंडियम था, इंडियम ही था ना, तो इनका भी साइज क्या हो जाता है, इक्वल। तो ये हम लोग साइज में देखे थे कि जो हमारे पास सीजियम, फ्रेंसियम है, लेंथेनाइड, एक्टाइड है, एल्यूमिनियम, गैलियम है, इंडियम और लेड है, इनका साइज ऑलमोस्ट क्या हो जाता था, इक्वल हो जाता था। फिर अगर हम लोग इसी में देखे थे तो हम लोग पीरियड की भी बात किए थे और ग्रुप में भी बात किए थे कि साइज किस तरह से वेरी करता है। तो हमने बताया था कि जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो जो साइज होता है वो डिक्रीज होता है, इसलिए जो क्लोरीन या हैलोजन फैमिली होती है उनका साइज सबसे स्मॉलेस्ट होता है, और जो नोबल गैस होती है उनका साइज लार्जेस्ट होता है क्योंकि उनमें वंडरवाल फोर्सेस होती है। सेकेंड लार्जेस्ट कौन होता था, एल्कली या क्षारीय धातुएं। फिर हम लोग पीरियड जब ग्रुप में बात किए थे, जब ग्रुप में अप टू डाउन चलते थे तो अप टू डाउन चलते थे तो जेड इफेक्टिव क्या होता था, कांस्टेंट रहता था, बट सेल का नंबर इंक्रीज होता था इसलिए इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते थे, इसलिए इसका साइज भी इंक्रीज होता था। तो अप टू डाउन जाते तो साइज क्या होता था, इंक्रीज होता था। तो फिर हमने देखा था लेंथेनाइड, एक्टिनाइड और डीकॉन्स्ट्रक्शन के कारण ये साइज क्या हो जाती है, ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है। फिर हमने ये भी बताया था कि जो 4D है, 4D, 5D और 6D, इन दोनों में क्या लगता है, लेंथेनाइड कॉन्स्ट्रिक्शन, और इन दोनों में क्या लगता है, एक्टिनाइड कॉन्स्ट्रिक्शन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड संकुचन, और इसको बोलते हैं एक्टिनाइड संकुचन। और इन्हीं के कारण ये जो 4D है और 5D है, इनका साइज क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है। और इनके इफेक्ट के कारण कुछ पी ब्लॉक जो होते हैं उनका भी साइज क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है। ऐसा हम लोग पढ़े थे। फिर अगर हम लोग बात करें ओवरऑल एस ब्लॉक की, ठीक है, किसके लिए, एस ब्लॉक की, तो एस ब्लॉक में जो साइज का सीक्वेंस होता है वो हम लोग देखना चाहते हैं। तो जैसे लिथियम, इधर पे कौन है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। फ्रेंसियम को नहीं लिख रहे हैं क्योंकि सीजियम और फ्रेंसियम का साइज ऑलमोस्ट इक्वल होता है। फिर उसके बाद लिथियम के जस्ट बगल में कौन था, बेरेलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर उसके बाद स्ट्रोंशियम और बेरियम, यही होता है। तो हम लोग इसमें देखना चाहते हैं कि पूरे एस ब्लॉक में सीक्वेंस क्या होगा। अगर ओनली एल्कली मेटल का पूछता तो साइज क्या होता, ऊपर से नीचे डिक्रीज होता है, यानी कि अप टू डाउन साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। यानी सीजियम का साइज सबसे लार्जेस्ट होगा और लिथियम का साइज स्मॉलेस्ट होगा। अगर इसमें पूछे तो अप टू डाउन साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो बेरियम का साइज लार्जेस्ट होगा और बेरेलियम का साइज स्मॉलेस्ट होगा। और ये सीक्वेंस हम लोग ग्रुप में देख चुके थे कि कैसे साइज वेरी करता है। लेकिन हम लोग देखना चाहते हैं कि इनका सभी का आपस में एक सीक्वेंस क्या निकलेगा, क्योंकि ये सभी क्या होती है, एस ब्लॉक के मेटल। इनको क्या बोलते हैं, एल्कली, और इसको क्या बोलते हैं, अर्थ एल्कली, या क्षारीय धातु है और क्षारीय मृदा धातु है। तो अगर पूरे में हम लोग अगर सीक्वेंस देखना चाहें कि इनका सीक्वेंस क्या होता है, तो इस पूरे में सीक्वेंस के लिए सिंपल एक ट्रिक होता है, ई एन। क्या होता है, ई एन। अगर ई एन है तो उस ट्रिक से हम लोग अपना काम कर लेते हैं। अगर वो नहीं है तो फिर याद करो, रट सकते हो तो रटो। तो जो ई एन होता है वो क्या बता रहे हैं हम, ई एन में देखना, जो साइज है ये बेरेलियम, इसका क्या होता है, स्मॉलेस्ट, क्या होगा, स्मॉलेस्ट।
क्यों? क्योंकि देखो लिथियम से किधर चले गए, बेरिलियम की ओर, यानी लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि बेरिलियम का साइज लिथियम से स्मॉल होगा। ठीक है, तो बेरिलियम क्या हो गया, स्मॉलेस्ट। और हमें पता है कि पूरे पेरियोडिक टेबल में सबसे लार्जेस्ट कौन होता है, सीजियम। तो जो सीजियम है ये क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट। क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट। तो एक चीज तो समझ आएगी कि हम जो सीक्वेंस लिखेंगे उनमें सबसे लास्ट में बेरिलियम होगा और सबसे पहले सीजियम होगा। ठीक है, अगर साइज का हम लोग क्या लिख रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखेंगे तो ये पहले होगा और ये लास्ट में। फिर उसके बाद हमने क्या होता है, ट्रिक कैसे याद रखेंगे, ई एन से। तो देखना वो ट्रिक कैसे बनती है, इसको इससे ले जाओ, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे। ठीक है, ये देखोगे तो ABCD का जो अल्फाबेट है ई दिख रहा है, बोलो ABCD का अल्फाबेट ई ये दिख रहा है, यानी कि साइज ऐसे डिक्रीज होती जाएगी, ऐसा इंक्रीज होती जाएगी। और उसके बाद यहां से ऐसे, और उसके बाद यहां से ऐसे और ऐसे। अब ये क्या है, देखना ये देखोगे तो इतना से जो ऊपर है वो क्या है, ई, और इसके नीचे का क्या है, एन। तो याद करने का ट्रिक क्या हो गया, ई एन। अगर हम लोग ओवरऑल इस पूरे सीक्वेंस में लिखे इसको, तो देखना सीक्वेंस क्या आता है, सबसे पहले कौन होगा, सीजियम, फिर उसके बाद रूबिडियम, फिर उसके बाद पोटेशियम, फिर उसके बाद बेरियम, फिर उसके बाद स्ट्रोंसियम, फिर उसके बाद कैल्शियम, फिर उसके बाद सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, और उसके बाद लिथियम, और सबसे स्मॉलेस्ट या छोटा बेरिलियम। तो ये एक सीक्वेंस हो गया। तो ये कैसा ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, हिंदी में बोलते हैं घटता क्रम। अगर हमसे बोलता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ तो फिर इसको उल्टा कर देते, समझे। तो हमने क्या बोला कि पूरे एस ब्लॉक में, टोटल एस ब्लॉक में अगर हमसे साइज का सीक्वेंस पूछ ले तो हमारा जो सीक्वेंस होता है वो होता है ई एन। अगर इसको एक सीक्वेंस लिखे तो सबसे लार्ज सीजियम, फिर रूबिडियम, फिर पोटेशियम, फिर बेरियम, स्ट्रोंसियम, कैल्शियम, उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, लिथियम और बेरिलियम। तो बेरिलियम सबसे क्या हो गया, स्मॉलेस्ट, और सीजियम क्या हो गया, लार्जेस्ट। बोलो समझ आया कि नहीं आया। तो ये टोटल एस ब्लॉक के सीक्वेंस हैं। ये जब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर एस ब्लॉक, जब एस ब्लॉक चैप्टर ही पढ़ेंगे, 11th का चैप्टर है, तो वहां पर ये सीक्वेंस आता है। तो हम लोग जब यहीं पे पढ़ लिए पेरियोडिक टेबल में, तो वहां पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। तो ये सीक्वेंस हो गया पूरे एस ब्लॉक में। उसी तरह हम लोग पी ब्लॉक में कुछ सीक्वेंस जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे क्वेश्चन में आते हैं, उनको भी देखेंगे। तो ये ऐसा सीक्वेंस है जो इक्वल हो जाते हैं, ये ऐसा सीक्वेंस है जो पूरे एस ब्लॉक को एक साथ बता देता है, समझे। तो इसको लिख लो, फिर आगे देखते हैं। तो तीन और तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के दृष्टि से हम बताते हैं क्वेश्चन। देखना जो दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक क्या देखोगे, एक हमारा ये, और दूसरा ये। यहां पर तुम लोग देखोगे तो सोडियम का साइज कैल्शियम से क्या है, कम है, स्मॉल है, जबकि कैल्शियम का साइज सोडियम से ज्यादा है। ठीक है, उसी तरह मैग्नीशियम का साइज लिथियम से ज्यादा है। तो अगर न्यूट्रल स्टेज में है, हम क्या बोल रहे हैं, इफ न्यूट्रल, यदि उदासीन है, मतलब इन पर कोई चार्ज नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में कैल्शियम जो होता है इसका साइज सोडियम से ज्यादा होता है। बट जैसे इन पर चार्ज आ जाए Ca+2 और Na+1, तो सोडियम का साइज कैल्शियम से ज्यादा हो जाता है। पहला एक्सेप्शन। ठीक है, जनरली हम लोग क्या पढ़े कि कैल्शियम का साइज सोडियम से ज्यादा होता है, इंक्रीज होता है। तो जब ये न्यूट्रल होते हैं तो कैल्शियम का साइज सोडियम से ज्यादा, लेकिन जैसे ही इन पर क्या आ जाए, चार्ज आ जाए, कैल्शियम+2 और सोडियम+1, तो फिर सोडियम का साइज कैल्शियम से ज्यादा हो जाएगा। दूसरा हमने क्या बोला कि मैग्नीशियम का साइज लिथियम से ज्यादा होता है।
ठीक है। मैग्नीशियम का साइज लिथियम से ज्यादा होता है कब? जब ये न्यूट्रल में है, यानी इन पर कोई चार्ज नहीं है, तो मैग्नीशियम ग्रेटर देन लिथियम। बट जैसे ही इन पर क्या आ जाए, चार्ज आ जाए, तो फिर लिथियम का साइज मैग्नीशियम से ज्यादा हो जाता है। और ये डाटा एनसीईआरटी में दिया है, इसका साइज होता है 76 पिकोमीटर और इसका साइज होता है 72 पिकोमीटर। ये डाटा एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि अगर लिथियम +1 में है तो उसका साइज 76 पिकोमीटर और मैग्नीशियम +2 का साइज 72 पिकोमीटर होता है, समझे। और तीसरा इंपॉर्टेंट सीक्वेंस या क्रम, तीसरा इंपॉर्टेंट सीक्वेंस H माइनस Br माइनस Cl माइनस और F माइनस। तो देखोगे कि H माइनस का साइज इन सभी से ज्यादा होता है। वैसे होना क्या चाहिए था? होना यह चाहिए था कि फ्लोरीन का साइज सबसे कम हो, फिर उसके बाद हाइड्रोजन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, लेकिन H माइनस का साइज सबसे ज्यादा होता है और फ्लोरीन का साइज सबसे कम होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी तुम्हारे बुक एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो देखना, हम लोग पी ब्लॉक में चल रहे हैं और पी ब्लॉक में साइज का सीक्वेंस देखना चाहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जैसे बोरॉन, कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है। हमें बोल रहा है कि ये 4 एलिमेंट दिया है, इनमें साइज का सीक्वेंस क्या होगा। दूसरा हमें दिया है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इधर पे फास्फोरस और इधर पर सल्फर, ठीक। तो इनमें हमें साइज का सीक्वेंस निकालना है। तो साइज का सीक्वेंस इनमें कैसे हम लोग निकालेंगे? तो देखना, मैं क्या तुम लोगों को बताया था कि जब भी पीरियड में हम लोग रहेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या होगा? डिक्रीज। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि बोरॉन का साइज लार्ज है और कार्बन का साइज स्मॉल है। बोलो। तो अगर हम लोग इसको देखें तो इसका साइज सबसे स्मॉलेस्ट और इसका साइज सबसे लार्जेस्ट। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ से यहाँ बढ़े आगे, साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ जाएंगे तो साइज डिक्रीज होगा, तो यहाँ से यहाँ भी जाएंगे तो भी साइज डिक्रीज ही होगा। तो इसका मतलब सबसे स्मॉलेस्ट ये हो गया और सबसे लार्जेस्ट ये हो गया। अब इन दोनों में देख लेते हैं, तो इन दोनों में जो हमारा सीक्वेंस होता है वो कुछ ऐसे होता है, एस, ठीक है। इस एस को हम लोग ऐसे कर सकते हैं, देखो, मतलब सबसे लार्ज साइज एल्यूमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद बोरॉन और सबसे स्मॉलेस्ट कार्बन, समझे। कैसे? हमने बताया कि जब इधर से इधर जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, तो साइज क्या होगा? डिक्रीज। तो यानी कार्बन छोटा हो गया। इसमें भी इधर से इधर जाएंगे तो सिलिकॉन क्या हो गया? छोटा। लेकिन ग्रुप में अप टू डाउन आते हैं तो साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। लेकिन इसका साइज इससे ज्यादा ही होगा। क्यों? क्योंकि इधर से इधर आ गए ना भाई, एल्यूमिनियम से सिलिकॉन पे गए तो साइज डिक्रीज होगा। जैसे बोरान से कार्बन पे जाते हैं साइज डिक्रीज होता है, वैसे एल्यूमिनियम से सिलिकॉन पे जाएंगे तो भी साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो एल्यूमिनियम का साइज क्या हो गया? मैक्सिमम। कार्बन का साइज क्या हो गया? मिनिमम। वैसे ही ये भी है, ये भी सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। मतलब जो ऑक्सीजन है उसका साइज सबसे स्मॉलेस्ट होगा और जो फास्फोरस है उसका साइज लार्जेस्ट होगा। इधर से इधर जैसे ही बढ़ेंगे, सल्फर का साइज क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारा जो रूल था, जो हम लोग बताया था क्या, कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या होगा? डिक्रीज। क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो इसमें सीक्वेंस क्या आ जाएगा? सबसे लार्ज फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर नाइट्रोजन और सबसे स्मॉलेस्ट ऑक्सीजन। बोलो, कर लोगे? अगर सपोज करो कि एक और हमें ऐसा दे दे, ये ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन और ये सल्फर और ये क्लोरीन, तो फिर इसमें कैसे करेंगे? तो सेम वही कहानी कि इधर से इधर जाएंगे तो साइज क्या होगा? डिक्रीज।
तो फ्लोरीन क्या हो जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट। और जब इधर से इधर जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, साइज डिक्रीज। तो यहाँ पर भी सीक्वेंस क्या आ जाएगा, कुछ ऐसा आएगा, बोलो। तो सल्फर का साइज क्या हो जाएगा, सबसे लार्जेस्ट, फिर उसके बाद क्लोरीन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन। तो यहाँ पर भी सीक्वेंस क्या हो जाएगा, सल्फर, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सबसे स्मॉलेस्ट फ्लोरीन। लेकिन अगर इनका कंपैरिजन किससे करवा दे, नोबल गैस से, तो ये साइज उल्टा हो जाएगा, क्योंकि नोबल गैस की साइज अपने पीरियड में सबसे लार्जेस्ट होता है। क्यों, क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स होता है वो कैसा होता है, वांडरवाल फोर्स। तो उनमें जो रेडियस होती है वो क्या होगी, वांडरवाल रेडियस। तो सबसे लार्जेस्ट रेडियस वांडरवाल रेडियस ही होती है, समझे। तो ये पी ब्लॉक में कुछ इंपॉर्टेंट सीक्वेंस इनको लिख सकते हो। हमारा जो अगला हेडिंग है वो क्या है, एटॉमिक रेडियस, हिंदी में बोलते हैं परमाणु त्रिज्या। शॉर्ट में हम लोग इसको AR बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, AR। तो जो एटॉमिक रेडियस या परमाणु त्रिज्या है, ये होता क्या है। तो देखना, हम क्या बता रहे हैं कि जो एटॉमिक रेडियस होती है, हम लोग यहाँ पर एक न्यूक्लियस लेते हैं और ये इसके चारों ओर क्या है, सर्कुलर सेल, ठीक है, वृत्ताकार कक्षाएं। इन सर्कुलर सेल में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, चक्कर लगाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, मान लेते हैं कि इसके आउटर सेल में यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो है रोटेट कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो तुम लोग जब पढ़ोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर, तो वहां पर बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका नेचर वेव होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या होता है, वेव होता है। तो जो वेव होती है वो तो कुछ इस टाइप से जिग जैग डायरेक्शन चलती है, ऐसे, बोलो भाई, वेव डायरेक्टली सीधे चलती है, वेव जिग जैग चलती है। तो अगर हम लोग इसके डिस्टेंस को मेजर करें तो देखोगे कि यहाँ से जो डिस्टेंस है इसके न्यूक्लियस से यहाँ वाली, और इसके न्यूक्लियस से ये वाली, दोनों डिस्टेंस देखोगे डिफरेंट है। दोनों डिस्टेंस क्या है, डिफरेंट है। ये डिस्टेंस देखोगे तो डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, तो दोनों ही डिस्टेंस डिफरेंट है। तो ऐसे में हम लोग फिर किसी भी एटम का रेडियस मेजर नहीं कर सकते, नहीं नाप सकते। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो नेचर में है वो कैसा होता है, वेव नेचर का, और वेव जो है जिग जैग रूप में ट्रेवल करती है। तो फिर किया क्या जाए, तो उसने क्या बोला कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है और आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन होता है, जो हमारा न्यूक्लियस है और आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन है, इनके डिस्टेंस का हाफ कर दो। क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्टली तो हमें पता नहीं चलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, दो न्यूक्लियस लेके आएंगे या दो एटम लेकर के आ गए, ठीक है। हम लोग क्या किए, दो एटम लेकर के आ गए, ठीक। जब दो एटम लेकर के आएंगे तो हो सकता है कि इनका कुछ पार्ट एक दूसरे को ओवरलैप करे, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड या बादल है और इसका इलेक्ट्रॉन का क्लाउड या बादल एक दूसरे को क्या करेंगे, ओवरलैप। तो वो बोलता है कि जो इनके बीच की डिस्टेंस होगी उसका हाफ कर देंगे, वही क्या होता है, एटॉमिक रेडियस। या हम लोग बोले जो एटॉमिक रेडियस होता है आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस या परमाणु त्रिज्या। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि जो एटॉमिक रेडियस होता है वो हम लोग किसी एलिमेंट या एटम का फाइंड नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। इसका रीजन क्या है, पहला रीजन तो ये बोलता है कि जो सिंगल एटम होता है वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, मतलब उसका अस्तित्व नहीं होता है। जैसे अगर हमें बोला जाए हाइड्रोजन, तो ऐसे हाइड्रोजन H ऐसे नहीं एग्जिस्ट करता, हाइड्रोजन ऐसे एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन जो हमें मिलता है वो H2 के फॉर्म में मिलता है, H के फॉर्म में नहीं मिलता। तो अगर हमें एटॉमिक रेडियस फाइंड आउट करना है या ज्ञात करना है, तो पहला चीज क्या कि एटॉमिक रेडियस हम लोग फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। सबसे पहली बात, क्यों नहीं कर सकते, उसका लॉजिक या रीजन क्या है। पहला रीजन तो यही है
कि सिंगल एटम का एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है, यानी कि एकल परमाणु का अस्तित्व नहीं है, यानी कि हाइड्रोजन H के फॉर्म में नहीं H2 के फॉर्म में मिलेगा, मतलब इसके दो हम लोग क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल या एटम बनाएंगे, पहला चीज। दूसरा, हमने तुम लोगों को बताया था कि किसी एटम में सेल का जो नंबर होता है वो इनफाइनाइट होता है, किसी परमाणु में कोष की संख्या यानी कि ये जो इनके सेल हैं इनका नंबर कितना होता है, इनफाइनाइट या अनंत होता है। तो सिंगल से कभी भी सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरा, सिंगल एटम में सेल का नंबर जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, इसलिए हम लोग सिंगल एटम का रेडियस फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो फिर हम लोग कुछ जुगाड़ लगाएंगे। क्या करेंगे, जो एटम है उसको किसी के साथ लेकर के आ जाएंगे। जब उनके साथ लेके आएंगे यानी कि दो एटम ले लेंगे तो उनके बीच के यानी कि जो न्यूक्लियस है इन दोनों न्यूक्लियस के डिस्टेंस का हाफ, यानी कि दोनों न्यूक्लियस है इन दोनों न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है इसका हाफ कर दो, तो यही क्या हो जाएगी, ये इस एटम का रेडियस हो जाएगा और ये इस एटम का रेडियस हो जाएगा। तो हम लोग सिंगल एटम में तो फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन जब हम लोग दो एटम ले लेंगे यानी कि बॉन्डेड ले लेंगे बंध युग्म, तो उसमें हम लोग रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, समझे। तो सिंगल एटम में कभी भी रेडियस नहीं मेजरमेंट कर सकते हैं, उसके लिए हमें बॉन्डेड चाहिए ही चाहिए, समझे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें एटॉमिक रेडियस की, तो एटॉमिक रेडियस जो होता है वो 4 टाइप्स का हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्या, कोवेलेंट रेडियस। अब कोवेलेंट भी 2 टाइप्स की होती है, एक होता है होमो और एक होता है हेट्रो। होमो मतलब सेम सेम एटम, जैसे हाइड्रोजन हो गया। हेट्रो मतलब डिफरेंट एटम, जैसे HCl। तो HCl में एक एटम हाइड्रोजन का, दूसरा एटम क्लोरीन का, लेकिन बॉन्ड दोनों के बीच कैसा है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट रेडियस 2 टाइप्स की होगी। अगर सेम सेम एटम है तो होमो होगा, डिफरेंट एटम है तो हेट्रो होगा। फिर दूसरा आता है मेटेलिक रेडियस, हिंदी में बोलते हैं धात्विक त्रिज्या, यानी जो मेटल्स में रेडियस होती है उसको क्या बोलते हैं, मेटेलिक रेडियस। फिर जो थर्ड टाइप हम लोग पढ़ेंगे वो थर्ड टाइप क्या होता है, आयनिक रेडियस, यानी कि जो आयन होते हैं, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे NaCl। तो NaCl क्या होता है, आयनिक कंपाउंड होता है। तो आयनिक कंपाउंड में जो रेडियस होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आयनिक रेडियस। और लास्ट में पढ़ेंगे वंडरवाल रेडियस। तो ये 4 रेडियस हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। तो पहला, अगर हम लोग एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं तो एटॉमिक रेडियस सिंगल एटम का मेजर नहीं कर सकते। रीजन, पहला, सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं करता या अस्तित्व नहीं होता है। दूसरा, सिंगल एटम में सेल का जो नंबर होता है वो इनफाइनाइट या अनंत होता है। तो फिर एटम का रेडियस हम लोग कैसे मेजर करेंगे, उसको बॉन्डेड में लाएंगे, यानी उसको 2 एटम या 3 एटम के साथ बॉन्ड बना करके उस एटम का रेडियस मेजर करेंगे, समझे। समझे कि नहीं समझे। तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है उसकी डिफिनेशन लिख लेना। लिखना द एवरेज डिस्टेंस, हिंदी में लिखना तुम लोग, नाभिक और द एवरेज डिस्टेंस ऑफ आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, ऑफ आउटर सेल इलेक्ट्रॉन। तुम लोग लिखना, तुम लोग क्या लिखो, नाभिक, नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, नाभिक और बाह्यतम कोश यानी आउटर मोस्ट जो सेल है इसका इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य की औसत दूरी को, के मध्य की औसत दूरी को, के मध्य की औसत दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तुम लिखना इंग्लिश में, द एवरेज डिस्टेंस
ऑफ आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, लिखे यहां तक, फ्रॉम न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। लिखे। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं जो हमने बताया था। पहला पॉइंट, लिखना, परमाणु एकल परमाणु की परमाणु त्रिज्या ज्ञात नहीं की जा सकती है। एकल परमाणु की परमाणु त्रिज्या ज्ञात नहीं की जा सकती है। इंग्लिश में लिखना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द, it is very difficult to measure the atomic radius of single atom, atomic radius of single atom, यानी एकल परमाणु की परमाणु त्रिज्या ज्ञात नहीं की जा सकती है, बहुत कठिन होता है। It is very difficult to measure the atomic radius of single atom। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिए छोटू, दूसरा पॉइंट लिखना, एकल परमाणु का अस्तित्व नहीं होता है। तुम लिख लेना, नॉट एग्जिस्टेंस ऑफ सिंगल एटम, नॉट एग्जिस्टेंस ऑफ सिंगल एटम। हिंदी में लिख लेना, एकल परमाणु का अस्तित्व नहीं होता है, यानी कि अकेला कोई एटम मिलेगा ही नहीं हमें। थर्ड पॉइंट लिखना, एकल परमाणु में कोषों की संख्या अनंत होती है। एकल परमाणु में कोषों की संख्या अनंत होती है। इंग्लिश में लिख लेना, नंबर ऑफ सेल इज इनफाइनाइट, नंबर ऑफ सेल इज इनफाइनाइट इन सिंगल एटम, नंबर ऑफ सेल इज इनफाइनाइट इन सिंगल एटम। एकल परमाणु में कोषों की संख्या अनंत होती है। लिख लिए। तो फिर हम लोग सिंगल एटम का एटॉमिक रेडियस नहीं फाइंड आउट करेंगे, फिर क्या करेंगे, बॉन्डेड एटम लाएंगे और उनमें जो भी उनका डिस्टेंस होगा उसका हाफ कर देंगे, ठीक है, और वो हाफ डिस्टेंस जो होगी उसका क्या होगा, एटॉमिक रेडियस। तो ये चीज नोट करके लिख देना। परमाणु त्रिज्या ज्ञात करने के लिए, परमाणु त्रिज्या ज्ञात करने के लिए, परमाणु त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बंधित अवस्था का उपयोग किया जाता है। परमाणु त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बंधित अवस्था का उपयोग किया जाता है। तुम लिख लेना, यूज द बॉन्ड स्टेट, यूज द बॉन्ड स्टेट, फाइंड द एटॉमिक रेडियस। लिखे। तो अब हम लोग क्या बता रहे थे कि जो एटॉमिक रेडियस है या परमाणु त्रिज्या है वो कितने टाइप्स की होगी, 4 टाइप्स की। एटॉमिक रेडियस या एआर ये कितने टाइप की होती है, 4 टाइप्स की या 4 प्रकार की। नंबर फर्स्ट, मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस, हिंदी में बोलते हैं धात्विक त्रिज्या, मेटेलिक रेडियस या धात्विक त्रिज्या।
सेकेंड होता है वांडर वाल्स रेडियस। हिंदी में भी इसको हम लोग वांडर वाल ही बोलते हैं, वांडर वाल त्रिज्या। तीसरा कोवेलेंट रेडियस, हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजी त्रिज्या। और फोर्थ होता है आयनिक रेडियस, हिंदी में बोलते हैं आयनिक त्रिज्या। तो हम लोग एटॉमिक रेडियस 4 टाइप्स के, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, समझे। मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस हिंदी में क्या बोलते हैं, धात्विक त्रिज्या। ठीक है, तो देखना जो मेटेलिक रेडियस या धात्विक त्रिज्या है, ये क्या बोलता है कि जो हमारा मेटल है, ठीक है, ये क्या हो गया उसका न्यूक्लियस, और एक दूसरा मेटल और ये उसका न्यूक्लियस। तो जो मेटल होते हैं इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या इलेक्ट्रॉन के क्लाउड होते हैं, ये ओवरलैप नहीं करते हैं, ओवरलैप नहीं होते हैं। तो इनके न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है इसका क्या कर दे, हाफ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस। और ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर एम, यानी रेडियस ऑफ मेटल। इसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ मेटल। तो अगर हम लोग इसको देखें तो जो रेडियस ऑफ मेटल है आर एम, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ मेटल एंड मेटल डिवाइड टू, बोलो। यानी कि जो मेटल है उसका रेडियस दोनों मेटल के बीच की डिस्टेंस का हाफ होगा। तो इनका, इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है उसका हाफ क्या होता है, मेटेलिक रेडियस। यानी कि रेडियस ऑफ मेटल इक्वल डिस्टेंस बिटवीन मेटल एंड मेटल, उसका क्या कर दें, हाफ। या हिंदी में बोले दो नाभिकों के बीच की दूरी का आधा, या दो धात्विक परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है, धात्विक त्रिज्या। जो मेटेलिक रेडियस होती है ये कहाँ होगी, मेटल्स में मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी, मेटल्स में। तो जो मेटेलिक रेडियस होती है ये कहाँ मिलती है, फाइंड इन मेटल्स, फाउंड इन मेटल्स, या हिंदी में लिख सकते हैं धातु में पाई जाती है या होती है, दोनों एक ही चीज है। तो मेटेलिक रेडियस कहाँ होती है, मेटल्स में। तो इसका जो डेफिनेशन है किसका, मेटेलिक रेडियस का, वो क्या बोलता है कि दो धात्विक परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है, धात्विक त्रिज्या। या बोले हाफ डिस्टेंस बिटवीन टू मेटेलिक रेडियस। ठीक है, जो दो मेटेलिक एटम है उनके न्यूक्लियस की डिस्टेंस का हाफ क्या होता है, मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस का फार्मूला क्या होगा, आर एम, यानी कि
रेडियस ऑफ मेटल इक्वल डिस्टेंस बिटवीन मेटल एंड मेटल डिवाइड 2, यानी कि इनके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर दे। तो हाफ मतलब डिवाइड कर दिए 1/2 से, तो वही क्या कहलाता है, मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस में जो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड होते हैं या इलेक्ट्रॉन के जो बादल होते हैं एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, केवल टच करते हैं, ओवरलैप नहीं करेंगे, एक दूसरे को ओनली क्या करते हैं, टच करते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटेलिक रेडियस। क्या बोलते हैं, मेटेलिक रेडियस। तो मेटेलिक रेडियस का डेफिनेशन लिख लेना। वंडर वाल्स रेडियस। तो जो वंडर वाल रेडियस इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं VWR, हिंदी में भी वंडर वाल ही बोलते हैं। तो जो वंडर वाल रेडियस है इसकी सबसे खास बात क्या है, पहली खास बात ये कि ये नॉन मेटल एंड नोबल गैस, नॉन मेटल एंड नोबल गैस, इन्हीं दोनों में हमारा वंडरवाल रेडियस मिलता है। लेकिन कब, जब ये दोनों कब हों, सॉलिड स्टेट में। कब हो, सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था में। तो हम लोग वंडरवाल रेडियस कब फाइंड आउट या ज्ञात कर सकते हैं, जब हमारा नॉन मेटल या नोबल गैस कैसी हो, सॉलिड स्टेट में हो, तो ही हम लोग वंडरवाल रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं, अदरवाइज ज्ञात नहीं कर सकते। क्योंकि जो नॉन मेटल होती है इसमें वंडरवाल रेडियस और कोवेलेंट रेडियस दोनों ही पाई जाती है। लेकिन अगर ये गैसियस स्टेज में है नॉन मेटल, ठीक है, अगर नॉन मेटल किस में है, गैसियस स्टेज में, तो उसमें क्या पाया जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट रेडियस। लेकिन अगर वो सॉलिड स्टेट में है नॉन मेटल तो फिर उसमें वंडरवाल रेडियस पाया जाएगा। इसलिए ध्यान रखना कि ये जो नॉन मेटल है और जो हमारा नोबेल गैस है ये दोनों सॉलिड स्टेट में होने चाहिए। अगर सॉलिड स्टेट में होंगे तो ही हम लोग वंडरवाल रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं। अब जो वंडरवाल रेडियस होता है हम लोग एग्जाम्पल एक लेकर के देख लेते हैं, जैसे हीलियम का। तो जो हीलियम है ये उसका न्यूक्लियस और ये दूसरा हीलियम एटम, तो ये हो गया हीलियम एटम और ये दूसरा हीलियम एटम। अब जो वंडरवाल फोर्स होता है या वंडरवाल रेडियस होती है, इसमें जो मेटल होता है वो एक दूसरे से अटैच ही नहीं होते हैं, एक दूसरे से काफी दूर रहते हैं। जब एक दूसरे से अटैच ही नहीं होते हैं तो इनमें हम लोग ऐसे ही डायरेक्टली रेडियस को मेजर करते हैं। क्यों, क्योंकि नोबल गैस जो होती हैं इनके जो मॉलिक्यूल होंगे बहुत दूर दूर तक फैले रहते हैं। तो इनके मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे, इनको जितना पास लाएंगे एक ऐसा कंडीशन आ जाएगा कि इनको और पास में नहीं ला सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन या सिकुड़ना। तो जब हम लोग इनको पास में लाएंगे तो एक निश्चित लिमिट के बाद ये लोग पास नहीं आते हैं। तो जितना आ गए उतने पर से ही हम लोग क्या बोल देते हैं कि इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ क्या होता है, रेडियस ऑफ वंडरवाल, रेडियस ऑफ वंडरवाल। तो जो वंडरवाल रेडियस होती है ये सीधे क्या होती है, उसको हम लोग बोल सकते हैं RVW इक्वल D/2। अब ये D क्या है, D दोनों जो न्यूक्लियस है इनके बीच का डिस्टेंस है, यानी कि जो हीलियम एटम है इन दोनों हीलियम एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस वो क्या है, D। तो इनके डिस्टेंस का क्या कर दें, हाफ, तो वो क्या हो जाता है वंडरवाल रेडियस। तो वंडरवाल रेडियस में सबसे खास यही दो तीन चीज, पहला क्या कि वंडरवाल रेडियस नॉन मेटल और नोबल गैस में ही मिलेगी। दूसरा क्या, इसको हम लोग तभी मेजर कर सकते हैं जब नोबल गैस और हमारा नॉन मेटल है वो किस स्टेट में होना चाहिए, सॉलिड स्टेट में। अगर वो सॉलिड स्टेट में नहीं है तो फिर उसमें वंडरवाल रेडियस नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा, कोवेलेंट रेडियस। तो अगर नॉन मेटल जो है अगर गैसियस स्टेज में है तो उसमें कौन सा रेडियस पाया जाएगा, कोवेलेंट या सहसंयोजी त्रिज्या। लेकिन अगर सॉलिड स्टेट में है तो कौन सा रेडियस पाया जाएगा, वंडरवाल
रेडियस। तो वान डेर वाल रेडियस होता क्या है, जो हमारे दो एटम हैं इनके बीच की डिस्टेंस का हाफ कर दो, वही क्या होता है वान डेर वाल रेडियस। तो वान डेर वाल रेडियस में एटम कभी भी पास आते ही नहीं है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि वान डेर वाल रेडियस जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि इनमें ओवरलैप, देखोगे मेटेलिक में तो एक एटम दूसरे एटम के कांटेक्ट में है, जस्ट टच कर रहा है, ठीक है, जबकि वान डेर वाल में दोनों ही एटम एक दूसरे से बहुत दूर हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे इसी में कोवेलेंट और आयनिक, तो कोवेलेंट में क्या होता है एटम टच करते हैं लेकिन आयनिक में एक दूसरे को ओवरलैप कर देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि जो वान डेर वाल रेडियस होती है इसका साइज सबसे लार्जेस्ट होता है, समझे। तो वान डेर वाल रेडियस कहाँ मिलती है, नॉन मेटल और नोबल गैस में। लेकिन कब हम लोग मेजर कर सकते हैं, जब वो सॉलिड स्टेट में हो, समझे। तो इसको लिख लो। तो देखना जो हमारा थर्ड रेडियस है वो कौन है, कोवेलेंट रेडियस। हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजी त्रिज्या। तो जो कोवेलेंट रेडियस या सहसंयोजी त्रिज्या है ये सबसे खास, ये कहाँ होगी, तो ये नॉन मेटल एंड मेटल, कहाँ होती है, नॉन मेटल और मेटल में। लेकिन नॉन मेटल में भी कहाँ, जब ये गैसियस स्टेज में हो, मेटल में नहीं, क्योंकि मेटल को गैसियस स्टेज में हम लोग नहीं लेते हैं, मेटल सॉलिड ही रहेगा। लेकिन नॉन मेटल गैसियस में, अगर नॉन मेटल सॉलिड में है तो जो रेडियस होगा वो क्या होगा, वान डेर वाल रेडियस। अगर गैसियस में है तो जो रेडियस होगा वो क्या होगा, कोवेलेंट रेडियस। और मेटल तो हमेशा सॉलिड में ही रहेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो कोवेलेंट रेडियस है इसमें ये टू टाइप्स का होता है। इसका नंबर फर्स्ट या ए, होमो एटॉमिक, होमो एटॉमिक, हिंदी में बोलते हैं समपरमाणविक। यानी कि जब दोनों एटम क्या हो, सेम हो, उनको क्या बोलते हैं, होमो एटॉमिक। एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम लोग हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो देखोगे हाइड्रोजन क्या होता है, नॉन मेटल, और है क्या, गैस। तो नॉन मेटल है, गैस है, तो उसमें जो रेडियस होगी वो क्या होगी, कोवेलेंट। अगर हाइड्रोजन होता सॉलिड होता तो उसमें जो रेडियस होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वान डेर वाल रेडियस। तो हमने हाइड्रोजन गैस लिया है तो हाइड्रोजन के दोनों ही एटम क्या होंगे, सेम सेम होंगे, बोलो। हाइड्रोजन के दोनों ही एटम क्या होंगे, सेम सेम होंगे। तो ये जो पार्ट है ये एक दूसरे को ओवरलैप करता है। ये हो गया हाइड्रोजन का पहला एटम और ये दूसरा, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इनका कुछ पार्ट या कुछ इलेक्ट्रॉन के जो क्लाउड होते हैं वो आपस में क्या कर लेते हैं, ओवरलैप कर लेते हैं। और ओवरलैप करने के बाद ये जो डिस्टेंस होती है, यानी कि दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ, यानी कि यहाँ से यहाँ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर एच टू, या कि फिर आर ए बोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग जनरल ले रहे हैं क्या, आर ए, ठीक है, हम लोग क्या ले रहे हैं, आर ए। तो ये जो हमने लिया है आर ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, आर ए इक्वल डिस्टेंस बिटवीन मेटल ए एंड ए, यानी कि दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच का डिस्टेंस डिवाइड बाई 2। तो अब ये डी ए क्या है, ये जो डिस्टेंस होती है ये यहाँ से यहाँ तक की, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डी ए, यानी डिस्टेंस बिटवीन एटम ए एंड ए। क्यों, क्योंकि दोनों सेम है तो हमने ए मान लिया। अगर डिफरेंट होते तो एक को ए दूसरे को बी मान लेते। तो पहला फार्मूला हमारा क्या आ गया, ये। दूसरा हमने क्या बोला कि इसका सेकेंड पार्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं
हेट्रो एटॉमिक, हेट्रो एटॉमिक या हिंदी में बोलते हैं विषम परमाणविक, विषम परमाणविक। तो जो हेट्रो एटॉमिक होता है या विषम परमाणविक होता है, तो नाम से स्पष्ट है, देखो हेट्रो मतलब डिफरेंट एटम। तो हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं HF को, किसको ले लेते हैं एग्जांपल में, HF को, हाइड्रोजन फ्लोराइड को, ठीक है। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड में एक एटम हाइड्रोजन है, दूसरा एटम फ्लोरीन है, जबकि इसमें दोनों ही एटम क्या थे, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो अगर दोनों एटम सेम है तो वो होगा होमो एटॉमिक, अगर डिफरेंट है तो हेट्रो एटॉमिक। तो इसमें क्या करेंगे, एक एटम हम लोग हाइड्रोजन का ले लेते हैं और दूसरा एटम जो है वो किसका ले लेते हैं, फ्लोरीन का, किसका ले लेते हैं, फ्लोरीन का। तो जब दोनों एटम डिफरेंट है तो एक हाइड्रोजन और दूसरा क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। और ये इसका निकले, तो इसको हमने मान लिया हाइड्रोजन और ये है फ्लोरीन, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट कलर से बना दिए। तो हमने क्या बताया कि जो कोवेलेंट रेडियस होता है, इस समय दोनों एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड हैं या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन घनत्व, वो क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। तो ये वो रीजन है या वह क्षेत्र है जहां पर दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ओवरलैप्ड हो रहे हैं। तो हमने क्या बोला कि ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, रेडियस ऑफ फ्लोरीन, और ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। बोलो, लेकिन ये जो टोटल डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, इसको क्या हम लोग बोल सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड फ्लोरीन एटम। बोलो, या अगर जनरली बोले तो इसको क्या ऐसे भी तो बोल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन एटम ए एंड बी। भाई हाइड्रोजन को ए ले लिए, फ्लोरीन को बी ले लिए, ये जो RF RH लिए हैं इनको ऐसे भी तो ले सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन RB, और इसको क्या ले लें, RA, ठीक है। क्योंकि हमारा जो एटम है डिफरेंट है, तो एक ए है एक बी है, उसमें दोनों ही क्या थे, ए। तो ये जो डिस्टेंस होती है क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब ए और बी कोई भी हो सकता है, समझे। तो अब देखना इनमें जो रेडियस का फार्मूला होता है, यहाँ पे तो हमने डायरेक्टली लिख दिया RA बराबर DA/2, ठीक है, या बी लेंगे तो DB/2। लेकिन इसके रेडियस को डायरेक्टली हम लोग नहीं निकालते, इसको निकालने के लिए एक साइंटिस्ट आया था, शोमेकर स्टीवेंस, उसने एक इक्वेशन दिया था, तो उसको बोलते हैं शोमेकर स्टीवेंस इक्वेशन। और उसने जो रेडियस निकालने का फार्मूला दिया था, वो फार्मूला क्या था, RAB इक्वल RA प्लस RB माइनस 0.09 इंटू डेल्टा EN। उसने ये फार्मूला दिया था हमें, यहाँ पे DAB कर दो, DAB बराबर क्या था, रेडियस ऑफ ए एटम प्लस रेडियस ऑफ बी एटम माइनस 0.09 इंटू डेल्टा EN। अब ये डेल्टा EN क्या होता है, हाइड्रोजन EN का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, फ्लोरीन एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इन दोनों को माइनस करेंगे तो जो आएगा वो होगा डेल्टा EN। फ्लोरीन का EN कितना होता है 4, हाइड्रोजन का होता है 2.1। ये हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे चैप्टर, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी टर्म आती है और हमें याद रखना होता है कि किसका EN कितना होता है, ज्यादा नहीं, 8-10 एटम होंगे उन्हीं का हम लोग EN याद रखते हैं। तो इस फार्मूले से हमारे पास ये आ जाता है। अब बोलोगे RA और RB कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो इधर RA कैसे ज्ञात किए थे, डिस्टेंस ऑफ A एंड A डिवाइड 2। RB कैसे याद करेंगे, डिस्टेंस ऑफ B एंड B डिवाइड 2। तो ये जो हमारा इक्वेशन है या समीकरण है, इससे हम लोग DAB निकालते हैं। RA इक्वल क्या लिख देंगे, DAA डिवाइड 2 एंड RB इक्वल DBB डिवाइड 2। तो भाई ये B एटम है, ठीक है, तो BB वाले दो एटम उनके बीच का हाफ कर दो, AA वाले दो एटम उनके बीच का हाफ कर दो, तो रेडियस ऑफ A और रेडियस ऑफ B मिल जाएगा। डेल्टा EN वो फार्मूले में ही रहता है, डेल्टा EN जो है
फ्लोरीन का कितना होता है 4, हाइड्रोजन का होता है 2.1। इसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ईएन कहाँ से आया, हम लोग आगे पढ़ेंगे तो वहां पर आ जाएगा। अभी बस जानो कि फ्लोरीन का ईएन जो होता है 4 होता है और हाइड्रोजन का 2.1 होता है। समझे? तो इसको दिया कितने था, इसको दिया था शोमेकर, स्टीवेंस। इक्वेशन, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, शोमेकर स्टीवेंस समीकरण। उसी ने इसके बारे में बताया था। तो इससे हम लोग जो हेट्रोएटॉमिक है उसका रेडियस ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अभी एक क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जाम्पल में, तो फिर हमें समझ आएगा कि इसको कैसे यूज करना है। समझे? तो डेल्टा ईएन क्या है, ए और बी एटम का जो ईएन है उनके डिफरेंस, वो क्या होता है डेल्टा ईएन। तो इसको लिख लो, फिर देखते हैं। DHF ये दिया है ना 0.92 एंगस्ट्रॉन्ग और DFF इक्वल 1.44 एंगस्ट्रॉन्ग। ईएन, अगला क्वेश्चन उसी में आगे, ईएन ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 2.1 एंड फ्लोरीन वो कितना होता है 4। तो तुम्हें ज्ञात क्या करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ H एटम, ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हो RH, हिंदी में लिख सकते हो हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है वो हमें दिया है, डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन एटम। तो हमारा जो फार्मूला होता है DAB इक्वल रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 0.09 इंटू डेल्टा EN, ये होता है। DAB यानी DHF दिया है कितना 0.92 इक्वल DA यानी कि एक एटम की वैल्यू हमें दिया है कितना 1.44, लेकिन RA हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, डिवाइड में 2 करते थे, प्लस RB की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, यानी कि हाइड्रोजन एटम का रेडियस फाइंड आउट करना है, माइनस 0.09 इंटू डेल्टा EN। तो डेल्टा EN फ्लोरीन का 4 है उसका 2.1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 माइनस 2.1। तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे 0.92 इक्वल, इसको इससे डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 0.72, यही आएगा 7 दूना 14, हाँ यही आएगा, प्लस RB माइनस 0.09 इंटू, इसको इससे माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1.9, यही आएगा भाई। 4 में से 2.1 माइनस करो तो 1.9 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 19 का 9 से मल्टीप्लाई कितना आता है 171। तो 1 2 3 3 डिजिट के बाद क्या है दशमलव है, तो हम लोग इसको क्या कर देते हैं 0.92 इक्वल 0.72 प्लस RB माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो कितना 1 2 3, तो 0.171, क्योंकि 1 2 3 3 डिजिट बाद दशमलव है तो 3 डिजिट बाद दशमलव,
इतना आएगा। इस माइनस वाली वैल्यू को उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा प्लस में, बोलो। तो इसको उस पर ले जाए तो कितना आ जाएगा 0.92 प्लस 0.171 और ये क्या है प्लस में, तो इस पर आएगा तो माइनस में, 0.72 इक्वल आर बी। तो यहां से इन दोनों को ऐड कर देते हैं, कितना आ जाएगा 0.171, ये कितना आ जाएगा 1 और ये 9 9 और एक 10, तो इतना आ जाएगा 1.019। इतना को इसमें माइनस कर देते, माइनस कर देते कितना आता है 720, ये आ गया 1, ये कितना आ जाएगा 7 और ये 10 में 7 3, 0.371 आएगा। तो यहाँ से हम लोग, ये तुम लोग जोड़ घटाना करते रहना, हम आंसर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। आर बी बराबर कितना आ जाएगा 0.37 एंगस्ट्रॉम, 1 नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा रेडियस ऑफ बी या हाइड्रोजन एटम का रेडियस कितना आ गया 0.37 एंगस्ट्रॉम, समझे। तो ऐसे फार्मूले को हमें यूज करना है। तो हम बता रहे हैं तुम लोगों को क्या, एक तो होता है हमारे पास वांडर वाल रेडियस, एक होता है हमारे पास मेटेलिक रेडियस और एक होता है हमारे पास कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। ये हमारे पास 3 रेडियस होती हैं। इन रेडियस के अगर हम लोग साइज की बात करें तो सबसे लार्ज साइज होता है वांडर वाल रेडियस का, उसके बाद मेटेलिक का, सबसे स्मॉलेस्ट कौन होता है कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। उसी तरह अगर हमें लिखा है X2 गैस और यहाँ पे लिखा है X2 सॉलिड, इसका मतलब समझेंगे कि इसमें कौन सा रेडियस है कोवेलेंट रेडियस, कौन सा रेडियस कोवेलेंट रेडियस, या हिंदी में क्या बोलेंगे सहसंयोजी त्रिज्या। और अगर X2 लिखा है लेकिन सॉलिड है तो क्या बोलेंगे हम लोग वांडरवाल्स रेडियस, समझे। तो जब कभी भी गैस तुम्हें लिख दे और नॉन मेटल हो तो वो क्या होगा कोवेलेंट रेडियस, अगर गैस सॉलिड लिख दे तो वो क्या होगा वांडरवाल रेडियस। और हम लोग ऐसा जनरली मानते हैं कि जो वांडरवाल रेडियस होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है, सॉरी ऑलमोस्ट 2 टाइम्स ज्यादा होता है कोवेलेंट रेडियस के, यानी कि जो वांडरवाल रेडियस है इसकी वैल्यू कोवेलेंट रेडियस के 2 टाइम्स ज्यादा होती है, समझे। तो सबसे लार्ज कौन होता है वांडरवाल रेडियस, सबसे स्मॉल कौन होता है कोवेलेंट रेडियस। और इन दोनों में रिलेशन क्या है वांडरवाल रेडियस ऑलमोस्ट इक्वल होता है 2 टाइम्स ऑफ कोवेलेंट रेडियस, या वांडरवाल त्रिज्या 2 गुनी होती है किसकी सहसंयोजी त्रिज्या की। तो ये हमारा क्या है सीक्वेंस ऑफ रेडियस, ये क्या है सीक्वेंस ऑफ रेडियस, या हिंदी में क्या बोल सकते हो त्रिज्या का क्रम। और ये वांडरवाल और कोवेलेंट में क्या है रिलेशन, कि जो वांडरवाल रेडियस होती है वो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स होती है किसकी कोवेलेंट रेडियस की, समझे या नहीं समझे। तो इसको लिख लो।